हेलो एवरीवन, आई एम आशीष कुमार साक्य और आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आज की क्लास में हम जैसा कि आप डिस्कस करना पा रहे हैं कि आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, ये क्या है, भारत का भूगोल। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, ज्योग्राफी पे हमारी पहली क्लास है और इस क्लास के माध्यम से सबसे पहले तो हमें एक बार आपको सिलेबस को समझाना है और ये बताना है कि इसमें भारत के भूगोल में कौन कौन से टॉपिक पर हम अध्ययन करेंगे, स्टडी करेंगे और हमारे स्रोत क्या होने चाहिए, नोट्स कौन कौन हमें यूज करने चाहिए, वो सारी चीज़ों पे हम बात करेंगे। ठीक है, तो चलो सबसे पहले अगर हम बात करें भारत के भूगोल में, तो सबसे पहले अगर हम बात करें इसका स्रोत की, तो देखो अगर भूगोल की ही सिर्फ बात की जाए, ज्योग्राफी की, तो इसमें कई सारे आपके लिए स्रोत मिल जाएंगे। लेकिन अगर मैं प्रीफर करना चाहता हूँ आपको पहले से, अगर किसी चीज़ के लिए एक मन करना हो, तो आप क्या कर सकते हैं, अगर ज्योग्राफी की बुक की बात करें, हम सिर्फ भारत के भूगोल की अगर बात करें, भारत का भूगोल, ठीक है, तो भारत का भूगोल की अगर बात करें, ठीक है, तो इसमें स्रोत क्या होने चाहिए। सबसे पहले तो स्रोत में जो मेन है वो है एनसीईआरटी। अगर आप फ्यूचर में कभी भी यूपीएससी एग्जाम वगैरह देना चाहते हैं तो सबसे बेस्ट है एनसीईआरटी। और वो कौन कौन सी, क्लास 9th to 12th इतनी पर्याप्त है। इसके अलावा आपको आइडियल क्लासेस के जो भी नोट्स हैं, आइडियल क्लासेस के जो पीडीएफ नोट्स हैं वो आप पढ़ें, इतना पर्याप्त स्रोत है। और अगर आप कोई बुक लेना चाहते हैं, रेफरेंस बुक, क्योंकि वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो किरण पब्लिकेशन की आप एक बुक ले सकते हैं, किरण पब्लिकेशन की कौन सी, हिंदी या इंग्लिश जो भी हो, जीके की बुक। ठीक है ना, इन सोर्स से ज़्यादा स्रोत यूज करने की कोई आवश्यकता है नहीं। ये हम बात कर रहे थे स्रोत की, यानी एनसीईआरटी अगर आप क्लास 9 से लेकर 12 तक की पढ़ते हैं, ठीक है ना, तो ये आपके लिए पर्याप्त स्रोत होगा। दूसरा क्या है, अगर हम बात करें, दूसरी चीज़ है आपको आइडियल क्लासेस के ही आपको नोट्स पढ़ने हैं। ठीक है, इसकी थोड़ी ब्राइटनेस कम करो जरा, ब्राइटनेस ज़्यादा हो रखी है। अब ठीक है। तो दूसरा क्या हमने बताया कि आइडियल क्लासेस पीडीएफ नोट्स जो हैं वो पर्याप्त हैं, बेहतर ढंग से हैं, ये कई सारी बुक्स का निचोड़ है, आपको एक्स्ट्रा पढ़ने की नीड नहीं है। और किरण पब्लिकेशंस का अगर आपको जीके की पढ़ना है तो आपको रेफरेंस बुक के तौर पर आप रख सकते हैं इसको। ठीक है, ये तो है आपका स्रोत की। अगर हम बात करें इसके सिलेबस की, तो ध्यान से सुनो, हम अगर बात करें इसके सिलेबस की, ठीक है, वनडे एग्जाम की बात करें, कोई वनडे एग्जाम हो तुमसे आराम से क्रैक हो जाएगा। सिलेबस की अगर बात करें तो सिलेबस में हम इसे कई पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें जियोमॉर्फोलॉजी, ठीक है, ये तो वर्ल्ड ज्योग्राफी में आ जाएगा, हम सिर्फ भारत के भूगोल की बात कर रहे हैं। तो भारत के भूगोल में हम बात करेंगे सबसे पहले इसकी भारत की स्थिति एवं क्या इसकी सीमाएं। ठीक है, स्थिति का मतलब यह है कि भारत की जो स्थिति है, अक्षांशीय एवं देशांतरीय स्थिति, कौन से स्थिति में पाया जाता है, किस महाद्वीप में पाया जाता है, इसके आसपास की सीमाएं कौन कौन देशों के साथ ये बाउंड्री शेयर करता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले चैप्टर में तो हम यही बात करेंगे। और दूसरे अगर हम चैप्टर की बात करें, जैसे डे 1 में हम भारत की स्थिति एवं सीमाओं के बारे में बात करेंगे। और आगे हम अगर चलेंगे तो आगे हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे यहाँ पर नदी तंत्र। ठीक है, अब इस नदी तंत्र में क्या होगा, बेसिकली कई सारे, एक तो होगा हिमालयी नदियाँ, और दूसरी इसमें हम तय करेंगे कौन सी, दक्षिण भारत की नदियाँ, दक्षिण भारत की नदियाँ। ठीक है, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। मार्कर जरा मैं चेंज कर लेता हूँ। पहला हमने क्या किया, हिमालयी नदियों के बारे में आपको पढ़ने को मिलेगा। हिमालयी नदियों से तात्पर्य ये हमारा हुआ कि जो नदियाँ हिमालय से निकलती हैं, इसमें सबसे जो मेन है वो गंगा
नदी तंत्र आएगा, ब्रह्मपुत्रा नदी तंत्र, और एक है सिंधु नदी तंत्र। यानी इन तीनों को अगर हम पढ़ लेंगे तो बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। फिर हम दक्षिण भारत की नदियों के बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है, गोदावरी है, महानदी है, ताप्ती है, नर्मदा है, इन सब नदियों के बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे इनके बारे में, ठीक है। तो हिमालयी नदी तंत्र में तीन मेन इंपॉर्टेंट आएंगे, कौन कौन से? एक तो ब्रह्मपुत्रा नदी तंत्र और गंगा नदी तंत्र, और कौन सा आएगा? सिंधु नदी तंत्र, ठीक है। इनके बारे में आपको पढ़ने को मिलेगा। फिर जब नदी तंत्र के बाद हम बात करते हैं, ये तो टॉपिक नंबर 1 हो गया, ये आपका 2 हो गया। यहाँ तक विजुअल है सभी को, ठीक है, इतना विजुअल है यहाँ तक तो किसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब अगर हम आगे चलते हैं टॉपिक नंबर 3 पे अगर हम बात करें, आपका जो तीसरा टॉपिक है वो क्या है? ध्यान से समझना सभी, ठीक है। भारत की मिट्टियाँ, ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मिट्टियाँ कितने प्रकार की होती हैं, है ना, अलग अलग कौन कौन से क्षेत्र में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, उसकी संरचना कैसी है, ये सब चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट आएंगी। और यहीं से हम बात करेंगे, अगले टॉपिक पे चलेंगे तो चट्टानों के प्रकार भी समझ लेंगे, और भारत में कौन कौन सी चट्टानें पाई जाती हैं, ठीक है, उन पे भी हम बात कर लेंगे, ठीक है। फिर आगे हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, तो हमारा यानी इसमें ही हम कवर करेंगे कौन कौन से पर्वत, पठार, जो स्थलाकृतियाँ हैं, पठार, मैदान, इन सभी पे बात करेंगे, ठीक है। भारत की जो स्थिति है, हमने अगर बात करें जैसे स्थिति और सीमाओं के बारे में जब बात करेंगे, तो यहीं पर जब नदी तंत्र पढ़ेंगे तो इसी में भारत को कितने प्रादेशिक भागों में बांटा गया, उन सभी पे भी बात कर लेंगे। और बेसिकली जो टॉपिक इंपॉर्टेंट होते हैं वो आते हैं ये आपके पर्वत, पठार, मैदान, जो कौन कौन से भाग में कौन कौन से पर्वत पाए जाते हैं, बेसिकली नदी तंत्र बहुत इंपॉर्टेंट रहता है आपको। फिर हम बात करेंगे अगले टॉपिक पे आपके 6, जो नेक्स्ट टॉपिक आपका आएगा, बेटा ध्यान दो, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आपके लिए, वो आएगा आपका कृषि, यानी एग्रीकल्चर सिस्टम कैसा है, ठीक है। इस एग्रीकल्चर में सिर्फ ये नहीं खेती की बात की जाएगी, इस कृषि के टॉपिक के अंतर्गत एक ब्रॉड वर्ड है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में आपको मत्स्य पालन कहाँ कहाँ क्या होता है, कहाँ पे मुर्गी पालन होता है, यानी एनिमल हस्बेंड्री के बारे में भी बात किया जाएगा, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ खेती की ही बात नहीं की जाएगी इस एग्रीकल्चर टॉपिक के अंदर, ठीक है। तो ये आपको टॉपिक बहुत अच्छे से समझने हैं और समझते हुए चलेंगे। तो हम अभी हम जो बात कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ सिलेबस की बात कर रहे हैं। हमने आपको ये बता दिया कि जो पहला टॉपिक है उसमें हम भारत की स्थिति वगैरह को देखेंगे, फिर उसके चट्टानी संरचना को देखेंगे, नदी तंत्र को देखेंगे, इसकी मिट्टियों को देखते हुए चलेंगे, ठीक है। और हमने कहा कि बहुत इंपॉर्टेंट जो आता है ये सबसे, भारत की स्थिति एवं सीमाएं बहुत इंपॉर्टेंट है। स्थिति के अंतर्गत ही हम उसके प्रादेशिक वर्गीकरण को भी देखेंगे, जिसमें हम हिमालय का वर्गीकरण करेंगे, ऊपर की जो संरचना है। देखो भारत के जो वर्गीकरण की बात करते हैं तो देखो सिंपल सी बात है, अगर हम इंडिया के स्ट्रक्चर देखें तो कुछ इस टाइप से आपको बनाने को मिलेगा, ऐसे अब इसको थोड़ा सा हम डिफरेंट कर देते हैं। ये कुछ टाइप का है, ठीक है। अगर इसमें देखें तो ऊपरी भाग जो ये वाला पार्ट है, ये पूरा का पूरा क्या है? पर्वतीय भाग है, ठीक है। ये कौन सा भाग है? पर्वतीय प्रदेश है या पर्वतीय भाग है। और नीचे ये जो पार्ट है, ये वाला भाग जो है वो क्या है? पठारीय भाग है। इस पे क्या है? पूरे पूरे पठार हैं। और ये जो क्षेत्र है ये उत्तर हरियाणा, पंजाब है ना, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, ये कैसा भाग है? ये मैदानी भाग है। तो 3 भाग तो ये हो गए आपके प्रादेशिक भागों में। जब हम वर्गीकरण करेंगे भारत को तो 3 भाग तो ये आएंगे। दूसरे ये है तटीय प्रदेश, ये दोनों, ये वाला भाग और ये वाला भाग, ये कैसे हैं? ये तटीय प्रदेश हैं। ये कैसे हैं? तटीय प्रदेश हैं। और कुछ भागों में मरुस्थल भी पाया जाता है, और बाकी यहाँ पर जो हैं कुछ, यहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह मिल जाएंगे, और यहाँ पर लक्षद्वीप आपको मिल जाएंगे, 37 के करीब द्वीप हैं, ठीक है। तो ये हैं द्वीपीय प्रदेश। तो ये 5 प्रादेशिक भागों में भारत को बांटा जाता है, वो इसी चैप्टर के अंतर्गत आपको मिलेगा पढ़ने को, ध्यान रखना, ठीक है। ये 5 प्रादेशिक भाग भी यहीं पे मिलेंगे। और हमने क्या बात है? कृषि की बात की है ना। कृषि के साथ साथ यहीं पर हम आपको साथ में समझाते चलेंगे कि भारत में ऊर्जा जो है, ऊर्जा का वर्गीकरण कैसे है। देखो कहीं कहीं जहाँ नदियाँ तंत्र हैं वहाँ अपवाह तंत्र भी हम कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, तो इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग अपवाह तंत्र लिख देते हैं, ठीक है।
आगे हम बात करते हैं। इसके अलावा यहीं पर हम बात करेंगे 7वां कौन सा टॉपिक है जो इम्पोर्टेंट आएगा, वो आएगा वनस्पतियाँ, ठीक है। और 8वां आएगा आपका ऊर्जा यानी एनर्जी। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। हम देखेंगे भारत में कौन कौन सी प्रकार की एनर्जी जो है वो अवेलेबल है और कौन कौन से आधार पर आगे एनर्जी की फ्यूचर में संभावना है। इसके अंतर्गत सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, इन सभी ऊर्जा पर बात की जाएगी, ठीक है। और यही वनस्पतियों बात की एनर्जी के अंदर ही आपको ईंधन पढ़ने को मिल जाएगा। ये सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक है। इनमें से ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं है जो आपके एग्जाम की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट ना हो, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हैं ये सारे के सारे। आप लोग इन टॉपिक को नोट जरूर करना साथ के साथ, ठीक है। और सबसे लास्ट बट नॉट लीस्ट 9वां जो टॉपिक हम रेड कलर में लिख रहे हैं जिसका नाम है उद्योग, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंडस्ट्री की बात की जाए तो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और बचा हुआ जो 10वां टॉपिक है जिसमें हम बात करते हैं विविध यानी मिससेलेनियस पार्ट। तो ये लास्ट के दोनों ही टॉपिक महत्वपूर्ण हैं। पर्वत पठार बहुत इंपॉर्टेंट है, कृषि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर भारत की मिट्टियों पे अगर हम बात करें तो ट्रिपल स्टार लगा रहा हूँ मैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और नदी तंत्र भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर इन टॉपिक्स पे बात की जाए तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिन पे हमने आपको पॉइंट दे रखे हैं। इन टॉपिक को आप जरूर पढ़ना। सोर्स आपका कोई भी हो, कोई भी स्रोत हो, जरूरी नहीं है कि आप हमसे पढ़ रहे हैं, कहीं भी पढ़ रहे हैं, पर इन टॉपिक को आप कतई छोड़ के एग्जाम में मत जाना, बिल्कुल भी मत छोड़ के जाना, ठीक है। तो ये फटाफट आप नोट करो। उसके बाद फिर हम इनमें से कोई एक टॉपिक उठाते हैं और अपने इस डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए चलेंगे, ठीक है। जल्दी से नोट करो, फटाफट नोट करने के बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। पीडीएफ नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, एक एक नोट्स, बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कतई। किसी भी तरीके से आपको हर तरीके के नोट्स जो है वो प्रोवाइड किए जाएंगे। नोट्स के साथ साथ आपको सारे के सारे पॉइंट हैं वो डिस्कस किए जाएंगे। क्लासेस भी चलेंगी, नोट्स भी मिलेंगे आपको यहाँ पर, ठीक है। तो किसी भी तरह की कोई परेशानी, और जो आप जो अगर ऑलरेडी कोर्स परचेज कर चुके हैं तो यहाँ पे ऐसा तो है नहीं कोई लंबी लंबी फेंकने की बात हो, क्योंकि आप तो ऑलरेडी परचेज कर चुके हैं। जो स्टूडेंट कोर्स परचेज नहीं किए होते हैं तो उनको ये भी हो सकता है कि हाँ गुमराह किया जा सकता, भ्रमित किया जा सकता है। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि आप ऑलरेडी कोर्स परचेज कर चुके हैं तो आपको एक एक पॉइंट और एक एक चीज़ बेहतर ढंग से समझाई जाएगी, ठीक है। इतने ही अच्छे ढंग से क्लासेस आगे भी चलेंगी, तो बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलो अब हम आगे चलते हैं। चलिए अब आगे समझते हैं। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें, पहला टॉपिक उठाते हैं। सबसे पहला आपका टॉपिक है, अगर हम बात करें पहले टॉपिक में, तो क्या है, भारत की स्थिति, ठीक है, एवं सीमाएं, ठीक है। हमने पहले ही आपको बता दिया कि जो हमारा पहला टॉपिक है वो क्या है, भारत की स्थिति एवं सीमाएं, ठीक है। हम इस टॉपिक पर बात करेंगे, एक एक पॉइंट को समझने का प्रयास करेंगे। सिर्फ और सिर्फ रटना नहीं, बेसिकली इसमें तो ज़्यादातर फैक्चुअल चीज़ें ज़्यादा हैं, फैक्ट ज़्यादा हैं, और फैक्ट पे भी हम बात करेंगे। जहाँ कॉन्सेप्ट अगर आएगा वहाँ कॉन्सेप्ट पे भी बात की जाएगी, लेकिन अभी यहाँ पर कॉन्सेप्ट ज़्यादा है, मतलब फैक्ट ज़्यादा है और कॉन्सेप्ट कम है, क्योंकि इस टॉपिक में स्थिति की बात की जाएगी और सीमाओं की बात की जाएगी। तो सबसे पहली चीज़, एक चीज़ ध्यान रखो, अगर पोजीशन को समझने से पहले एक तो तरीका होता है कि सीधा आपको डायरेक्ट लिखा दिया जाए कि भारत की जो स्थिति है, अक्षांशीय स्थिति ये है, और देशांतरी स्थिति, जो देशांतर के अगर कोण की बात करें तो वो बता दिया, अर्थात देशांतरी एवं अक्षांशीय स्थिति को अगर बता दिया जाए
जाए सीधा सीधा। और दूसरी चीज़ ये तरीका है कि अगर पहले आपको अक्षांश पढ़ाया जाए और दूसरा देशांतर रेखाएं क्या होती हैं, अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं, पहले वो समझाया जाए, तब आपको भारत की स्थिति बताई जाए तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। आई होप अगर आप पहले से अक्षांश और देशांतर के बारे में जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज़ मैं आपको यहाँ पे समझाने का प्रयास करता हूँ। मान लो ये आपकी पृथ्वी है, ये अर्थ है, ठीक है, यहाँ तक विजुअल है। ज़रा मैं इसको लाइट को बंद करता हूँ, ठीक है। चलिए अब समझते हैं। मान लीजिए ये क्या है, आपकी ये पृथ्वी है, अर्थ है। अब अगर हम थोड़ी शैडो आएगी उसको एडजस्ट कर लेना आप लोग। ये क्या है, अर्थ है, पृथ्वी है, ठीक है। तो आप एक चीज़ समझो, जब इस पृथ्वी पर क्या होता है कि दो तरह की रेखाएं होती हैं। जो क्षैतिज रेखाएं होती हैं दरअसल वो क्या होती हैं, वृत्त के नुमा होती हैं। अब इसको कैसे समझना है, और जो 0 डिग्री की लाइन होती है, अर्थात जो क्या करती है, पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, ये वाली जो लाइन है वो 2 बराबर भागों से बोलते हैं हम 0 डिग्री अक्षांश, ठीक है, अक्षांश रेखा। या इसी को क्या कहा जाता है, इसको बोला जाता है विषुवत रेखा, या इसी को कहा जाता है भूमध्य रेखा। क्या कहते हैं इसको, भूमध्य रेखा। अब कोई बच्चे ये मत कहना सर आप तो वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ाने लग गए। मैं वर्ल्ड ज्योग्राफी नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं सिर्फ इंडिया की पोजीशन बताने के लिए आपको अक्षांश और देशांतर के बारे में सिर्फ और सिर्फ परिचित करा रहा हूँ। आपको पढ़ा देशांतर नहीं रहा हूँ, ना ही अक्षांश पढ़ा रहा हूँ, सिर्फ आपको एक उसका इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि अक्षांश होता क्या है। अब इसको कैसे समझना, 0 डिग्री, आपने कभी बॉल देखी क्रिकेट की, और बेसिकली अगर मान लो वो बॉल कौन से की इंटरनेशनल टीम की लेदर की बॉल हो, तो उस लेदर की बॉल में देखा होगा आपने ग्रिप पड़ी हुई थी बीचों बीच में, तो वही ये वृत्त के नुमा, जैसे मान के चलो काल्पनिक बॉल है और उस बॉल पे ऐसे करके छोटी छोटी दूर पे यानी लाइनें खींचते चलो, वृत्त खींचो पूरे, तो ये होते क्या, दरअसल ये वृत्त होते हैं, लेकिन ये क्षैतिज वृत्त होते हैं, इस तरीके से चलते हैं ऊपर तक थोड़ी थोड़ी गैप में, और वो गैपिंग जो होती है वो बराबर होती है, भी मैं समझाऊंगा, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि ये जो रेखा है ये कहलाती है आपकी कौन सी, विषुवत रेखा है, भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा क्यों बोलते हैं, इसे इक्वेटर क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये पृथ्वी को 2 बराबर भागों में डिवाइड करती है। तो ऊपर वाला भाग जो होता है वो होता है आपका उत्तरी गोलार्ध, इसे क्या कहा जाता है, इसे बोला जाता है उत्तरी गोलार्ध, और जो नीचे वाला भाग होता है बेटा वो होता है दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। इतनी बात आप सभी को समझ में आनी चाहिए। ऊपर का क्या है, उत्तरी गोलार्ध है, और नीचे के अगर भाग की बात करें तो वो कौन सा है, आपका दक्षिणी गोलार्ध है, ठीक है। अब अगर हम आगे चलें थोड़ा सा और डिटेल में अगर पढ़ें तो आपको पता होगा बेटा, ऊपर की जो एक लाइन होती है इसे बोलते हैं 23.5 डिग्री, अगर क्या कहते हैं, नॉर्थ कहते हैं, और नीचे अगर चलेंगे तो जो होती है 23.5 डिग्री साउथ होती है। इस लाइन को बोला जाता है कर्क रेखा, इसको क्या कहते हैं, कर्क रेखा कहते हैं, और इस लाइन को कहते हैं मकर रेखा, इसको क्या कहते हैं, मकर रेखा कहते हैं, ठीक है। कर्क रेखा और मकर रेखा यानी अगर बात करें दोनों के जो बीच का क्षेत्र होता है ये कहलाता है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। ये क्या कहलाता है, ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, ठीक है। अर्थात यहाँ पर क्या होता है, सूर्य की किरणें दिन में एक बार लंबवत अवश्य पड़ती हैं। तो ये जो क्षेत्र है ये कैसा है, ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है ये वाला, ठीक है, ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। और अगर ऊपर और अगर चलते हैं, अगर थोड़े और यानी 66 डिग्री अगर हम ऊपर की बात करें और 66.5 डिग्री नीचे की बात करें तो आपको एक अंटार्कटिक और आर्कटिक वृत्त भी मिल जाएंगे, तो उपोष्ण कटिबंध मिल जाएगा वहाँ पर। और सबसे टॉप पे जाते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपको नॉर्थ पोल मिलेगा और यहाँ पर मिलेगा साउथ पोल। अब यहाँ पे पोजीशन समझो, हम बात कर रहे थे भारत की स्थिति की, ये तो होती है अक्षांश रेखाएं, ऐसे अगर चलेंगी और इस तरीके से जो निकली हुई होती हैं, ऐसे इस तरीके से, अगर हम इसको थोड़ा कलर चेंज करके खींचे लाइन तो आप समझ पाएंगे। एक तो रेखा ये होगी ऐसे, और इस तरीके से जो लाइनें आती हैं ऐसे, ये होती हैं आपकी देशांतर रेखाएं, ठीक है। देशांतर रेखाओं की खासियत यही होती है कि अगर ध्रुवों की तरफ जाएंगे तो इनके बीच की दूरी जो है वो घटती चली जाती है, और अगर हम बात करें कहाँ पर, जैसे जैसे बीच में ऊपर बढ़ते चलते हो यहाँ से दूरी बिल्कुल शून्य हो जाती है, ऊपर अगर बढ़ेंगे तो विषुवत रेखा पर मैक्सिमम दूरी हो जाती है। तो ये होती हैं देशांतर रेखाएं। और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं, वृत्त होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं अक्षांश रेखाएं। और अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी सदैव कैसी रहती है, बराबर रहती है। ये ध्यान रखना आप लोग, अक्षांश रेखाओं की दूरी हमेशा क्या होती है, बराबर रहती है, ठीक है।
अब अगर हम बात करें कौन से सबसे पहले इंपॉर्टेंट अगर डिस्कशन चलते हैं, ठीक है, तो अगर हम अक्षांशीय स्थिति देखते हैं भारत की, अगर अक्षांशीय स्थिति को देखा जाए, दो चीजें हैं, एक अक्षांशीय स्थिति यानी अक्षांश रेखाओं के आधार पर अक्षांशीय स्थिति, ठीक है, और दूसरी अगर हम बात करें देशांतरीय अगर स्थिति की बात करें, दो पोजीशन पे हम बात करते हैं। अक्षांशीय स्थिति अगर भारत की देखें तो ध्यान रखना बेटा कि 8 डिग्री 4 मिनट कौन से अक्षांश से, उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, ये भारत की पोजीशन है। और ये कौन सी पोजीशन है, ये भारत की मुख्य भूमि पर ये बिंदु है। मुख्य भूमि पर 8 डिग्री सबसे नीचे आता है, नीचे दक्षिणी अक्षांश भी उत्तरी अक्षांश से लेकर कहाँ तक है, हमने क्या बताया 37.5 डिग्री यानी 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। और ये जो मुख्य भूमि का जो भाग होता है वो आपका कौन सा है, ये 8 डिग्री 4 मिनट जो मुख्य भूमि पर ये भाग है वो आपका कहाँ पर पड़ेगा जाके, ये कन्याकुमारी पड़ेगा, ठीक है, मुख्य भूमि पे। अगर हम बात करें इसका नीचे अगर जाते हैं बंगाल की खाड़ी में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह तक जाते हैं, तब इसका विस्तार जो हो जाता है उत्तरी अक्षांश में कहाँ 6 डिग्री 4 मिनट तक होता है, ठीक है। मैक्सिमम पॉइंट ये होता है, जैसे इंदिरा कॉल भी कहा जाता है, आपने सुना होगा, ये उपरयुक्त सबसे ऊपरी वाला पॉइंट है, ठीक है। दक्षिणी बिंदु जो होता है वो इंदिरा पॉइंट कहलाता है, आपको ध्यान रखना। जो 6 डिग्री 4 मिनट पे जो पॉइंट है ये वाला, ये कहाँ पर पड़ता है, ये पड़ेगा इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट। और ये कहाँ पड़तेगा, इसी को बोलते हैं हम दक्षिणतम बिंदु, दक्षिणतम बिंदु, ठीक है। ये क्या है, दक्षिणतम बिंदु है। अब इसको समझना दक्षिणतम बिंदु कैसे है। अगर हम मुख्य भूमि की बात करते हैं तो इसका विस्तार कहाँ है, 8 डिग्री 4 मिनट तक है, ठीक है। लेकिन अगर हम इसकी मुख्य समुद्री स्थिति देखते हैं तो 6 डिग्री 4 मिनट तक है। जो इंदिरा पॉइंट है ये कहाँ पर पड़ता है, ये पड़ता है आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। हमने कहाँ बताया, ये पड़ता है आपका अंडमान निकोबार द्वीप में, यहाँ पड़ेगा जाके ये वाला पॉइंट। और 37 डिग्री 6 मिनट ये सबसे ऊपर का उत्तरी बिंदु आता है। और अगर हम इसकी देशांतरी स्थिति की बात करें तो देशांतरी स्थिति में ये कहाँ से आता है, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी से लेकर 97 डिग्री कहाँ से आएगा। अगर देशांतरी स्थिति देखते हैं तो ये आती है 68 डिग्री 7 मिनट से पूर्वी देशांतर से कहाँ से आएगा, 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक, ठीक है, पूर्वी देशांतर तक। ये जो स्थिति है ये इसकी क्या है, देशांतरी स्थिति है। ये वाली जो पोजीशन मैं बता रहा हूँ देशांतरी स्थिति की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अर्थात हम एक चीज अगर आपसे पूछना चाहें, जैसे क्वेश्चन आता है बेसिकली और आपको क्वेश्चन का जवाब देना है। क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में भारत स्थित है, भारत निम्न में से किस में स्थित है। ए उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। बी, या निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र भारत में पाए जाते हैं, बी है उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र, और सी है शीत कटिबंध, और डी है ए व बी दोनों। भारत में कौन कौन से क्षेत्र स्थित हैं, ये आपका एक क्वेश्चन है। ये कह रहा भारत में कौन कौन से ऐसे जो क्षेत्र हैं जो इसमें पाए जाते हैं, या भारत में कौन कौन से क्षेत्र जो हैं वो स्थित हैं। तो पहला है उष्ण, ए है उष्णकटिबंधीय, बी है उपोष्ण, तीसरा सी है शीत, और ए बी दोनों। अब देखो इस क्वेश्चन का जवाब कैसे देना है आपको, ये वाला एक बार इसको ध्यान से देखो। इधर ध्यान से अगर देखते हैं तो भारत की स्थिति जो है बेटा कहाँ से है, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक है, ठीक है।
अगर 8 डिग्री की हम बात करें, इसका मतलब ये 0 डिग्री है तो इससे ऊपर 8 डिग्री होगा तो उष्णकटिबंधीय भी आएगा, क्योंकि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहाँ तक है, 23.5 डिग्री नॉर्थ तक है, तो इसका मतलब उष्णकटिबंधीय क्षेत्र भी होगा। और ऊपर उपोष्ण कहाँ तक है, 66.5 डिग्री नॉर्थ तक है 23 से, और नीचे होता है ये भी 66.5 डिग्री साउथ तक। कहाँ तक, 23.5 से 66.5 के बीच का ये वाला क्षेत्र, ये उपोष्ण है, और ये वाला क्षेत्र भी क्या है, ये भी उपोष्ण कटिबंध है। बात समझ आ रही है। तो भारत की स्थिति ही कहाँ तक है, यानी कि 8.5 से अगर इधर कहीं होगा तो उस 8 से लेकर कहाँ 37 तक, इसका मतलब भारत में कौन कौन क्षेत्र पाए जाएंगे, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र और उपोष्ण दोनों पाए जाते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डी, अर्थात ए और बी दोनों। बात समझ आ रही है। सिर्फ अगर कोई कहे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र भारत में पाया जाता तो ऐसा भी नहीं है, और सिर्फ उपोष्ण पाया जाता तो ये भी नहीं है। भारत में उष्णकटिबंधीय क्षेत्र और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र दोनों ही पाए जाते हैं। बात समझ आ रही है, ठीक है। और ये सभी पॉइंट आपको नोट करते हुए चलना है, एक एक पॉइंट्स को इनको नोट करते हुए चलना है, और आगे अभी हम क्लास में बताएंगे। आज की क्लास में मेरा सिर्फ इतना समझाना था कि क्वेश्चन कैसे बनता है और कहाँ से पूछा जाता, पढ़ते तो आप पहले भी हो। दूसरी चीज़, पॉइंट कहाँ कहाँ इंपॉर्टेंट आते हैं, और सिलेबस क्या था, स्रोत क्या है, क्या हमें सोर्स पढ़ना है, कौन सा सोर्स नहीं पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, ये सब चीज़ें आपको क्लियर करना था, ठीक है। तो यहाँ तक सभी लोग नोट करो फटाफट, और उसके बाद फिर हम नेक्स्ट क्लास में आपको यही टॉपिक डिटेल में डिस्कस करते हुए चलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।